नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा सीट पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम और सिवनी मालवा, यहाँ जो मतदान का प्रतिशत है ये सुहागपुर में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। 50% के लगभग मतदान हो चुका है और सिवनी मालवा होशंगाबाद में मतदान कम आया है। और हम यहाँ मीडिया के साथी हमारे जो हैं पवन चौहान बंसल न्यूज़ से हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे कि मतदान के प्रति काफ़ी रुझान सोहागपुर में देखा गया। कैसा क्या परिणाम आ सकता है, जब मतदान बढ़ता है तो परिणाम क्या आता है। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतदान का जो प्रतिशत है वो 47% के लगभग यहाँ अभी मिला है। इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में। और जैसा कि अभी तक 11 बजे तक 47% मतदान हुआ था, तो लोगों में बहुत उत्साह और स्थानीय और बाहरी की लड़ाई भी कहीं ना कहीं इसमें है। और अभी तक जो समझ में आया है, पहले एक परिवार से पूरे थोक वोट जाते थे, एक ही पार्टी को जाते थे। इस बार बिखराव नजर आ रहा है, आधे वोट कांग्रेस में जाते हुए दिख रहे हैं, आधे वोट बीजेपी में जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ रुझान दिख रहा है। हम बूथों पर गए हैं, बूथों पर देख रहे हैं कि युवा वर्ग जो है वो काफ़ी मतलब आकर्षण है युवाओं का मतदान को लेकर। और दूसरा मैं आपका एक पहलू और बताना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहा है। और जानकारियां ये निकल के आ रही हैं कि बैलेट पेपर से जिन्हें मतदान किया है उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उन्होंने भी जो बैलेट पेपर का जो मतदान होता था वो काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन काफ़ी बैलेट पेपर का मतदान को लेकर भी काफ़ी सरकारी कर्मचारियों में रुझान था। तो पवन चौहान जी, कहीं ऐसा लगता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस के लिए फायदा दे सकती है? निश्चित ही पुरानी पेंशन कई वर्षों से कर्मचारी मांग कर रहे हैं और कांग्रेस ने कई राज्यों में इसको लागू भी किया है, तो उसका असर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा इस चुनाव में। और जो कर्मचारी हमेशा आंदोलन करते रहे, उनकी मांग रही है, तो वो भाजपा ने सुना नहीं है। और जैसे ओल्ड पेंशन कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रही, तो वहीं लाडली बहना भाजपा में साबित फायदेमंद होती दिखाई दे रही है। ये लाडली बहना को लेकर भी मध्य प्रदेश में इनपुट आ रहे हैं, मीडिया के पास इनपुट आते हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि लाडली बहना जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनके भाई हैं, उन्होंने चुनाव के ठीक पहले चालू की है। जो शिवराज जी थे वो 18 साल पहले कहाँ गए थे, 18 साल से सत्ता में है। ये जो योजना चालू करना था तो पहले करना था, अब क्यों की है। और दूसरा इसमें भी एक क्लॉज लगा दिए हैं कि 23 साल के नीचे की 18 साल के बीच की महिला उसमें लाभान्वित नहीं होंगी, या 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं वो लाभान्वित नहीं होंगी। और उसमें ये क्लॉज लगा है कि सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित नहीं होंगी, जिनके नाम पे ज़मीन है, ट्रैक्टर हैं, वो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जो देखा जाता है कि महिलाओं का भी वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश में काफ़ी है, 3-3.5 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। उसमें जो क्लॉज लगाए हैं, निर्बंधन लगाए हैं कि हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, तो इसमें भी कुछ नाराजगी है महिलाओं की। और महिलाएं कहती हैं, अब ये खुल के बोल रही हैं कि मामा जो है ये चुनाव के कारण कर रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि जिन महिलाओं को नहीं मिला है वो तो नाराज दिख रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हम तो मामा के लिए सब बहन बराबर हैं। तो कुछ लोगों को जो दिया है क्राइटेरिया जो डिसाइड किया है, उससे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है बीजेपी को। और उनका बीजेपी ने कोशिश करी थी आखिरी टाइम में, उनको ऐसा लग रहा था कि या सर्वे आ रहे थे कि बीजेपी पिछड़ रही, बीजेपी उसको मेंटेन करने के लिए लाडली बहना का वो लेके आए हैं। और कांग्रेस का भरोसा थोड़ा दे नहीं पा रही है। जैसे उन्होंने बोला कि हम 1500 देंगे और आगे बढ़ाएंगे, और कई लोक लुभावने ने वादे किए कांग्रेस ने, लेकिन थोड़ा सा असमंजस में है मतदाता। अब वो तो बोर्ड में पता चलेगा, लेकिन जैसे सुहागपुर की अपन बात करें तो सुहागपुर में तो बोर्ड बिखराव नजर आ रहा है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है सुहागपुर आसपास के क्षेत्रों में। देखिए, बिल्कुल सुहागपुर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन हम पिपरिया की बात करें, पिपरिया विधानसभा में 15 साल से ठाकुरदास नागवंशी वहाँ विधायक हैं। वहाँ ये माहौल देखने को आ रहा है कि ठाकुरदास नागवंशी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हरिशंकर जायसवाल जो है उनको जिलाध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने एक नोटिस जारी किया है कि आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो ऐसे कई नाम हैं जो कि ठाकुरदास नागवंशी से खुश नहीं हैं। और दूसरा एक पहलू ये भी आ रहा है कि जो बेलवंशी जी को टिकट इस बार दी है, पहले एक बाहरी प्रत्याशी को कमला जी ने टिकट दी थी, अब टिकट को बदला है, तो कांग्रेस में भी एकजुटता दिख रही है, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में एक लड़ाई है और कांग्रेस में एकजुटता है। तो इसे कैसे देखते हैं आप?
निश्चित तौर पे पिपरिया का विधानसभा जो चुनाव वो यहाँ सोहागपुर से हटके है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो विधायक का इतना विरोध नहीं, जो विधायक के आसपास रहने वाले लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध है। और वहाँ भी रेत का मुद्दा है और अवैध कारोबार के मुद्दे हैं, ये पब्लिक में छाए हुए हैं। और जो बीजेपी के जो स्तंभ कहलाते हैं, जो हमेशा वो प्रचार में आगे रहे हैं और जिन्होंने जीत दिलाई है, वो इस बार नाखुश हैं, नाराज हैं। और वो कहीं ना कहीं उनका काम नहीं कर रहे हैं, उनको नोटिस भी मिल गए हैं। कई लोग तो खुल के बीजेपी के लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी एक ऐसा लग रहा है कि ठाकुरदास नागवंशी की थोड़ी हालत पतली दिखाई दे रही है वहाँ पे। बिल्कुल, पिपरिया में ठाकुरदास नागवंशी जो है वर्तमान विधायक हैं, 15 साल हो गए हैं। उनकी हालत पतली नजर आ रही है। वहाँ पिपरिया के मीडिया कर्मियों से भी हमने चर्चा की, उन्होंने भी बताया है कि बदलाव की बयार जो है पिपरिया में बहती दिख रही है। और हम बात करेंगे नर्मदापुरम जिला मुख्यालय की। जिला मुख्यालय पे राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया है। दो सगे भाइयों को, एक ही परिवार से जो हैं दो सगे भाइयों को टिकट देकर मतदाताओं के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। जो एक आम मतदाता हुआ करता था, वो आम मतदाता ये चाहता था कि किसी नए चेहरे को वहां टिकट दें। कांग्रेस के कई लोग थे जो टिकट की चाह में थे, लेकिन वो टिकट नहीं मिलने से एक असमंजस की स्थिति में आ गए कि हम करें तो क्या करें। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं, लेकिन कुछ जो विरोधी थे शर्मा परिवार के या गिरिजा शंकर शर्मा के विरोधी थे, उन्होंने भगवती चौरे के साथ जाना ठीक समझा है। और मैं आपको बता दूं कि होशंगाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला और काफ़ी रोमांचक मुकाबला वहाँ देखने को मिल रहा है। भगवती चौरे एक बड़ा नाम है, कुर्मी समाज से आते हैं। भगवती चौरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, वो जनपद अध्यक्ष रहे हैं। और जब 2013 में सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, तो उनके साथ भगवती चौरे भाजपा में आ गए। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्मदापुरम जो सीट है, इस पे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी गुटबाजी है। ये गुटबाजी में बटा हुआ है। एक विजयपाल गुट है वहाँ काम करता है, एक सांसद गुट है, एक कहना चाहिए कि शर्मा परिवार का गुट है। तो शर्मा परिवार की खिलाफत करने के लिए वहाँ के सारे जो भाजपाई हैं वो अलग हो गए थे और एक मांग कर रहे थे कि भाई शर्मा परिवार को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति को भाजपा से आप टिकट दें, हम स्वाभाविक हम काम करेंगे। तो वहाँ जो टिकट के लिए नाम सामने आ रहे थे, जो राजेश शर्मा जी हैं नर्मदा हॉस्पिटल के, वो भी एक दावेदार थे। भगवती चौरे ने भी टिकट मांगी थी। और मैं आपको बता दूं कि जो सोहागपुर से विधायक विजयपाल सिंह थे, उन्होंने भी नर्मदापुरम सीट जो है वहाँ से दावेदारी की थी, कोशिश की थी कि वहाँ टिकट मिल जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने और संगठन ने उनको सोहागपुर ही भेजा, सोहागपुर से उनकी टिकट फाइनल की। और इटारसी और होशंगाबाद का जो जो ताज़ा अपडेट हमें मिल रहा है, वहाँ ऑटो बहुत चल रहा है। ऑटो जो है वो भगवती चौरे का चुनाव चिन्ह है। क्या लगता है पवन चौहान जी, ऑटो काफी दौड़ रहा है या पंजे पे वोट डलेगी या फिर सीताराम शर्मा रिपीट होंगे? होशंगाबाद की अपन बात करें तो वहाँ तो पार्टी बची नहीं है। वहाँ तो शर्मा परिवार वर्सेस आल, मतलब एक तरफ पूरे शहर है और दूसरी तरफ शर्मा परिवार है। तो बीजेपी कांग्रेस की बात तो वहाँ बची नहीं है। और जैसे कह रहे हैं ऑटो बहुत तेज चल रहा है, तो ऑटो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उलटफेर कर सकता है। क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी के नाराज लोग हैं, वो देख तो जरूर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, लेकिन वो काम कर रहे हैं भगवती चौरे का। तो वहाँ जो जितना भी वहाँ का जनमानस है या जो वोटर है वहाँ का, तो वो एक शर्मा परिवार, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक वर्चस्व बना के रखा है। तो हमेशा लोगों का ऐसा मानना है वहाँ पर कि वो परिवार एक ऐसा है कि कांग्रेस या बीजेपी उनकी जेब में दोनों पार्टी की टिकट रहती है, तो एक पार्टी से टिकट तो वो लेते ही हैं। तो वहाँ का ट्रेंड बिल्कुल अलग है, पार्टी का कोई महत्व नहीं रह गया है। व्यक्तिगत समझ लो चुनाव हो गया कि एक परिवार हो गया है वर्सेस निर्दलीय ऑटो जो भगवती चौरे का, उसके बीच मुकाबला है। देखिए, जो नर्मदापुरम की जो सीट है, एक शर्मा परिवार जो है दोनों ही पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में है। तो यहाँ एक बड़ी असमंजस की स्थिति भी है कि जो शर्मा परिवार के जो लोग हुआ करते हैं, ये अभी तक सीतारमण शर्मा के लिए काम करते थे। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि आधे आधे लोग बढ़ गए हैं। अच्छा, यहाँ ये भी एक देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी का रुझान मध्य प्रदेश में सरकार बनाने तरफ होगा, वहाँ ये परिवार के लोग वहाँ मतदान करा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि गिरिजा शंकर शर्मा वहाँ से चुनाव जीत जाएँ, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट काट रहे हैं भगवती चौरे,
कुर्मी समाज की वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती थी, तो वो वोट डाइवर्ट हो रही हैं, वो वोट सीधी सीधी जो है वो भगवती चौरे की तरफ आ रही हैं। तो हो सकता है कि भगवती चौरे ये जो सीट है काफ़ी चर्चित और रोमांचक सीट है, सीट की काफ़ी चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है कि भगवती चौरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अब ये बाजी मार जाए। तो चौहान साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि सिवनी मालवा की हम बात कर लें। सिवनी मालवा में भी काफ़ी अच्छा रोचक मुकाबला है। कांग्रेस ने एक नौजवान को टिकट दी है, 30-32 साल के एक युवक हैं, उनको मैदान में उतारा है। प्रेम शंकर वर्मा जो हैं ये दूसरी बार विधायक थे और तीसरी बार उनको ये चुनाव मतलब मैदान में उतारा है। चुनाव तो वे पहले भी लड़ चुके हैं लेकिन चुनाव हार गए हैं। उसके साथ साथ एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम रघुवंशी जो है ये हजारी लाल रघुवंशी के बेटे हैं। हजारी लाल रघुवंशी सिवनी मालवा का काफ़ी बड़ा चेहरा था और कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। रघुवंशी समाज में काफ़ी उनका दखल है, काफ़ी प्रभावशाली चेहरा रहा है हजारी लाल रघुवंशी। और उनके बेटे, उनको टिकट नहीं दी गई तो वो निर्दलीय हैं। सिवनी मालवा सीट पे वो निर्दलीय से वो खड़े हुए। तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेम शंकर वर्मा जी हैं उनकी किस्मत अच्छी है कि आपस की लड़ाई में भाजपा वहां से बाजी मार सकती है। ये बिल्कुल वहाँ पर जो आप बता रहे हैं वैसे ही नजर आ रहा है, क्योंकि मेरी जानकारी जैसे लगी कि वहाँ 15 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो निश्चित ही जो कुछ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो 1000, 2000, 3000 तो करेंगे। यदि आप एक गुणा लगाया जाए 10-15 हज़ार वोट है तो वो ले जाएंगे। दूसरा, ओम रघुवंशी वोटें काटेंगे, वो कांग्रेस की वोटें होंगी, तो उनके सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं प्रेम शंकर वर्मा के। तो वहाँ मेरे ख्याल से प्रेम शंकर वर्मा को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक युवा, कांग्रेस ने युवा चेहरा खड़ा किया है। लेकिन उतनी जितना प्रेम शंकर ने पकड़ बना कर रखी उतना एकदम से वो हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि टिकट उनको लगभग 20-25 दिन पहले मिली है कांग्रेस के प्रत्याशी को, तो उतना जनसंपर्क उन्होंने कर नहीं पाया है। और क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी मैदान में है, तो उसका लाभ तो प्रेम शंकर वर्मा को मिलता दिखाई दे रहा है। जो अभी अभी जो ऐसा देखने में आ रहा है कि निश्चित तौर पर बढ़त प्रेम शंकर वर्मा की लग रही है। तो ये हमने चर्चा की नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा सीटों की। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गाड़ावाड़ा से सुनीता पटेल मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद उदय प्रताप को मैदान में उतारा है। सांसद उदय प्रताप बड़ा चेहरा है। उसके बाद हम चलेंगे तेंदुखेड़ा में संजय शर्मा दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा जो भी चेहरा उतारती काफ़ी कमज़ोर होता है। और दूसरा हम आपको बताएं, नरसिंहपुर सीट वो भी काफ़ी चर्चा में है। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रहलाद पटेल, इनको टिकट दिया है। जालम सिंह पटेल को विड्रा किया था, उनके बदले में उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल को वहाँ से चुनाव लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस से लाखन पटेल हैं वहाँ। लाखन पटेल चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन लाखन पटेल भी एक बड़ा नाम है। चौहान साहब, नरसिंहपुर की बात करेंगे, नरसिंहपुर से शुरुआत करेंगे। नरसिंहपुर अजय नारायण मुसरान का क्षेत्र रहा है। जब तक अजय नारायण मुसरान रहे, अजय नारायण मुसरान कांग्रेस की सीट को बचाते रहे। उसके बाद सुनील जायसवाल रहे वहाँ, और अब हम देख रहे हैं जालम सिंह पटेल हैं वहाँ पर। और जालम सिंह पटेल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं कारणों से, या कोई रणनीति हो सकती है, उसके तहत जालम सिंह पटेल के भाई प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर चेहरा है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी मान के चल रहे हैं कुछ लोग, उनको टिकट दिया है। और लाखन पटेल जो हैं, लाखन पटेल भी दबंग नेता हैं और नरसिंहपुर में अपनी बात को दबंगताई से रखते हैं और जनता की पैरवी करते हैं। तो नरसिंहपुर सीट पर कांटे की टक्कर है या भारतीय जनता पार्टी एक तरफा दिखाई दे रही है? नरसिंहपुर सीट पर जैसे कि बीजेपी ने रणनीति के तहत उनको उतारा है, और लोधी समाज से क्योंकि प्रहलाद पटेल आते हैं और उनका एक बड़ा कद है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो आसपास की जो छिंदवाड़ा तक को मैं कमलनाथ के गढ़ में भी वो सभा करने पहुंच रहे हैं। तो गाडरवारा है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, तो आसपास की सीटों को जो 8-10 सीटें हैं, तो उनको एक रणनीतिक तहत जो उतारा गया कि वो आसपास की सीटों पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। और एक अच्छा उनका जो कहते हैं चरित्र एक अच्छा है। तो जालम सिंह पटेल को एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनको विड्रा किया गया है और प्रहलाद पटेल को वहां से उतारा गया है।
तो प्रहलाद पटेल जैसे अपने क्षेत्र में तो समय कम दे पा रहे हैं, तो काम तो जालम सिंह पटेल कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा जैसे नुकसान हो सकता है प्रहलाद पटेल को। लेकिन क्योंकि सामने जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, उनका भी विरोध है, क्योंकि पिछली बार शायद ज़्यादा मार्जिन नहीं था वोटों का, तो उसमें प्रहलाद पटेल तो आगे निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 7-8 सीटें हैं उनको भी प्रभावित करेंगे। तो और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक सीट है गोटेगांव जो नरसिंहपुर उसमें आती है, तो वहां से एक शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद टिकट बदलकर एनपी प्रजापति को दिया गया, तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शेखर चौधरी लड़ रहे हैं, और वहां पर ऐसी संभावना है कि निर्दलीय के जो है वो प्रत्याशी आ गए, जैसे होशंगाबाद में है, वैसे ही पूरे जो लोग हैं एनपी प्रजापति से नाराज हैं, तो दोनों ही पार्टी के लोग शेखर चौधरी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही, आपकी जानकारी कुछ हद तक सही है कि एनपी प्रजापति जो हैं ये विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में हाल ही में। एनपी प्रजापति को लेके गोटेगांव में काफ़ी विरोध का माहौल था, और जो सर्वे हुआ था, सर्वे में भी एनपी प्रजापति कमजोर दिखाई दिए थे और एनपी प्रजापति की टिकट काट दी गई थी, लेकिन एनपी प्रजापति के दबाव के कारण उन्हें टिकट दे दी गई। शेखर चौधरी जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दमखम से वहाँ लगी हुई है। और हम बात करने जा रहे हैं गाडरवारा की। गाडरवारा से सुनीता पटेल को पिछली बार टिकट दिया था, सुनीता पटेल ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, और मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार भी सुनीता पटेल को मैदान में उतारा है, और सुनीता पटेल के साथ उनके ही एक करीबी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं, उनका ही वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ हो गया है। सांसद उदय प्रताप के बारे में हम बात करेंगे। सांसद उदय प्रताप काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन उदय प्रताप को लेके सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा चल रही हैं। वो कहीं जाते हैं तो ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उनको रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सोशल मीडिया का जो इनपुट है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उदय प्रताप जी वहाँ कमज़ोर हो रहे हो। निश्चित तौर पर विरोध तो वैसे दोनों ही प्रत्याशी का है, सुनीता पटेल का भी वहाँ विरोध है, क्योंकि कुछ लोग जैसे एक आरोप लगते हैं कि कुछ लोग विधायकी चला रहे हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करके रखी है। और उदय प्रताप क्योंकि सांसद रहे हैं, और सांसद रहते हुए कोई विशेष काम उन्होंने गाडरवारे के लिए ऐसा कोई पब्लिक को ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जो पब्लिक का रुझान, जैसे पब्लिक जो बात करती है कि ये सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमें ऐसा कोई काम नहीं दिया है, या गाडरवारे के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो उसके चलते निश्चित तौर पर सांसद कमजोर नजर आ रहा है सुनीता पटेल, क्योंकि सुनीता पटेल लोकल प्रत्याशी है, और तेंदुखेड़ा से सांसद उदय प्रताप आए, पहले वहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ के जनपद अध्यक्ष रहे हैं। अब क्योंकि सांसद थे और रणनीति के तहत, क्योंकि वहाँ पर अभी कांग्रेस की सीटें थी, तो प्रहलाद पटेल को और सांसद उदय प्रताप को बीजेपी ने रणनीति के तहत उतारा है, कि जो उनको ऐसा हार की संभावना जो लग रही थी कि इन सीटों को जीतना है, तो उसको एक डैमेज कंट्रोल के रूप में मैनेज करने के लिए दोनों बड़े नेताओं को वहाँ उतारा है। तो कांटे की टक्कर तो है, लेकिन फिलहाल तो सुनीता पटेल का पड़ला भारी दिखाई दे रहा है। और हम बात करेंगे तेंदुखेड़ा की, तेंदुखेड़ा सीट की। तेंदुखेड़ा सीट जो है वो भी काफ़ी रोमांचक है, और पूरे प्रदेश में तेंदुखेड़ा सीट को लेकर चर्चा रहती है। और सबसे लास्ट में भारतीय जनता पार्टी ने तेंदुखेड़ा से भाजपा के कैंडिडेट को टिकट दी है, क्योंकि यहाँ एक नाम तय नहीं हो पाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा। काफ़ी बड़ा नाम है संजय शर्मा। संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी में ही थे। पिछले चुनाव में 2018 का जो चुनाव था उसके ठीक पहले ये कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी संजय शर्मा जी ने। पवन जी, तेंदुखेड़ा सीट की हम बात करें, तेंदुखेड़ा सीट पे मैंने पिछले चुनाव में दौरा किया था, तो काफ़ी रोमांचक वहाँ का माहौल रहता है। और लोग जो है, संजय शर्मा भाजपा में हैं तो लोग संजय शर्मा में हैं, और लोग संजय शर्मा कांग्रेस में हैं तो लोग सारे के सारे कांग्रेस में हैं। वहाँ बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं भाजपा के। संजय शर्मा धीरे धीरे बड़ा चेहरा बनते जा रहा है, और जैसे उनको अभी बड़े जिम्मेदारियां भी दी गई थी, होशंगाबाद जिले के प्रभारी बनाया गया था, तो उनने एक ऐसा माहौल बना के रखा है, इतना काम किया, लोगों में विश्वास बना के रखा कि लोग उनको पसंद करते हैं, और उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। तो जो चुनाव मैनेज करना जानते हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सामने कैंडिडेट आता है वो उतना
मैनेज नहीं कर पाता है, वो संभाल नहीं पाता चुनाव को जितनी ताकत से या जितने अच्छे तरीके से संजय शर्मा करते हैं। तो निश्चित तौर पे संजू शर्मा की सीट तो जीती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे इतना बड़ा चेहरा भी बीजेपी ने उनके सामने खड़ा नहीं किया है कि कोई उनको प्रभावित कर सके, तो निश्चित तौर पे वहां तो संजू शर्मा आगे समझ में आ रहा है। तो ये हमने एक चर्चा की है संसदीय क्षेत्र को लेके। नर्मदापुरम जिला जो है इसकी चारों विधानसभा सीटों की, और नरसिंहपुर जिला जो है इसकी चारों विधानसभा सीटों की। तो हम आपको बता दें कि माहौल जो है ये 50-50 का नज़र आ रहा है। कहीं भाजपा आगे है तो कहीं कांग्रेस अपना परचम दोबारा लहराना चाहती है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने कई सांसदों को मैदान में उतारा था, जिनमें रीति पाठक हैं, गणेश सिंह हैं, राकेश सिंह हैं, राव उदय प्रताप सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर को लेके मुरैना में काफ़ी चर्चा है। दिमनी सीट से तोमर साहब जो हैं उम्मीदवार हैं। अभी हाल ही में कुछ समय हमें पहले जानकारी मिली है कि वहाँ फायरिंग हो गई है। और वहाँ का एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि दिमनी सीट जो है वो वहाँ जो फैसला होता है उम्मीदवार का वो जातिगत आधार पे होता है। तो दिमनी सीट पर राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो गुर्जर समाज है। ये इनके जो वोट हैं वो थोक में हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने भी तोमर समाज से उम्मीदवार उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री के तौर पर वहाँ खड़ा किया है। एक रोचक जानकारी है कि बलबीर सिंह दंडोतिया जो ब्राह्मण समाज का चेहरा है, बलबीर सिंह दंडोतिया जो हैं वो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और बासापा से मैदान में है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बासापा ने वहाँ खेल कर दिया। ऐसा दिखता है कि जो गुर्जर समाज के जो वोट हैं वो वहाँ के लोगों का कहना है, हम चर्चा में हैं, लगातार लोग हमें बताते हैं, गुर्जर समाज के जो वोट हैं वो ब्राह्मण समाज के साथ चले जाते हैं। और ऐसा हुआ तो बासापा के जो परंपरागत वोट होते हैं, SC/ST के जो वोट होते हैं, वो ब्राह्मण समाज के वोट और गुर्जर समाज के वोट यदि ये एकजुट हुए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिक्कत हो सकती है। हाल फिलहाल मतदाताओं का रुझान है, मतदाताओं का मन है कि वोट कहाँ करते हैं, ये 3 तारीख को ही क्लियर होगा। तो आप देखते रहिए हमारी खास चर्चा हमारे मीडिया के साथियों के साथ, और देखते रहिए नर्मदा टाइम्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।